एंटी एस्थमेटिक के पार्ट 1 में हम लोगों ने बात करी थी, ब्रोंकोडायलेटर्स को क्लासिफिकेशन को सीखा था। इस पार्ट में उससे आगे हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं इन्फ्लामेशन को कम करने वाली मेडिसिन, लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर और मोनोक्लोनल एंटी आईजीई। और साथ में एमसीक्यूज भी हम लोग करेंगे कंप्लीट फार्मेकोलॉजी से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो में अगर कुछ भी नया सीख रहे हैं आप लोग, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं पार्ट 2 के अंदर सेकंड, जो कि बात करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ब्रोंकोडायलेटर्स और सभी की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वगैरह पढ़ा था, क्लासिफिकेशन पढ़ा था। तो वो पार्ट जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा और प्लेलिस्ट में जाकर के रेस्पिरेटरी फार्माकोलॉजी में आप लोग चेक कर सकते हैं। पार्ट फर्स्ट आपको वहां पे मिल जाएगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक जरूर कर लीजिएगा। पार्ट फर्स्ट पहले देखिएगा, देन आफ्टर ये वीडियो आपको देखना है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, ये इन्फ्लामेशन को कम करने वाली मेडिसिन होती है। इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, लाइक मिथाइल प्रिडनिसोन है, बैक्लोमेथासोन है, बुडिनिसोन आता है इसके अंदर, इसके अलावा फ्लूटिकासोन आता है, हाइड्रोकोर्टिसोन आता है, बहुत सारी मेडिसिन आती है। यस, कॉर्टिकोस्टेरॉइड की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये कैसे काम करती है। ये इनहिबिट करती है किसको? साइटोकाइन रिलीज को, साइटोकाइन रिलीज को। यस, और साइटोकाइन रिलीज कौन करता है? यस, कौन रिलीज करता है? CD4 सेल, CD4 सेल, जिन्हें टी हेल्पर सेल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ही साइटोकाइन रिलीज इनहिबिट होगा, उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों? इनहिबिट हो जाएगी हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी जो है इनहिबिट हो जाएगी। और जैसे हाइपर सेंसिटिविटी इनहिबिट होगी, यस, इन्फ्लामेशन भी कम होगा, इन्फ्लामेशन भी क्या हो जाएगा दोस्तों? रिड्यूस हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे एग्जाम्पल है। प्रिडनिसोन, मिथाइल प्रिडनिसोन, बेक्लोमेथासोन, बुर्डिनिसोन, जिसको नेबुलाइजर या इनहेलर के रूप में देते हैं, फ्लूटिकासोन, अलग अलग मेथड से इनको दिया जा सकता है दोस्तों। अब याद रखिएगा, इनका एक साइड इफेक्ट भी होता है। वो साइड इफेक्ट क्या है? जो भी इनहेलर कॉर्टिकोस्टेरॉइड दी जाती है, उसकी वजह से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है दोस्तों? फर्स्ट वन इज, याद रखिएगा, कैटरैक्ट। इनहेलर, ओनली इनहेलर की वजह से बात कर रहा हूं, कैटरैक्ट वहां पे हो सकता है। एंड सेकंड यहां पे बात करेंगे हम लोग दोस्तों, दैट इज, यस, ओरल थ्रस, ओरल थ्रस, जो कि कैंडिडा फंगस की वजह से होता है। जो कैंडिडा एल्बिगेंस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। क्योंकि ये क्या है दोस्तों? इन्फ्लामेशन को तो कम कर रही है, साथ में इम्यून रिस्पॉन्स को भी डिक्रीज कर रही है। क्योंकि देखो, CD4 सेल इम्यूनिटी की सेल होती है, और अगर ये इनहिबिट होगी तो इम्यून रिस्पॉन्स भी क्या हो रहा है दोस्तों? कम हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इम्यून रिस्पॉन्स कम होने की वजह से इम्यूनिटी वीक होगी। यस दोस्तों, वीक इम्यून सिस्टम भी होगा, वीक इम्यून सिस्टम भी होगा, जिसकी वजह से कैंडिडा इन्फेक्शन आसानी से गले के अंदर होगा, और गले के अंदर ओरल थ्रस कॉज करेगा। यस दोस्तों, जो कि कैंडिडा एल्बिकेंस की वजह से होता है, जो कि कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। ओरल कैविटी के अंदर भी जो है ऐसा व्हाइट क्रस्ट जो है कैंडिडा एल्बिकेंस जमा हो जाता है, जिसे ओरोफेरिंजियल फंगल कैंडिडियासिस भी कहा जाता है। यस, जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनहेलेशन, ओनली इनहेलेशन की वजह से होता है, जिसे ओरल थ्रस के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है। यस, तो ये अपनी मेडिसिन थी सेकंड, जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैटेगरी की मेडिसिन आती है। थर्ड कैटेगरी की जो मेडिसिन थी, दीज आर ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। एंटी एस्थेमेटिक में थर्ड है ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसके अंदर एग्जांपल्स आते हैं, आप लोगों ने पढ़े हैं, मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में पढ़ाए हैं। दीज आर मोंटेल्यूकास्ट एंड सेकेंड वन इज जाफिर ल्यूकास्ट। यस दोस्तों, मोंटेल्यूकास्ट है, जेफिर ल्यूकास्ट। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? तो यस, तो दे इनहिबिट किसको इनहिबिट करेंगे दोस्तों? ल्यूकोट्रिन को, ल्यूकोट्रिन को इनहिबिट करेंगे। और ल्यूकोट्रिन क्या है? इन्फ्लामेटरी मार्कर होता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा दोस्तों? डिक्रीज हो जाएगा इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन जो है वो डिक्रीज होगा, और इन्फ्लामेशन की वजह से डिक्रीज होगा, इन्फ्लामेशन डिक्रीज होगा तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन भी, ब्रोंको
कॉन्स्ट्रिक्शन भी जो है दोस्तों डिक्रीज होगा। यानी ये क्या करती है दोस्तों, रिलीव करती है ब्रोंकोस्पाज्म को जो है रिलीव करती है। इसलिए इनको एज ए प्रिवेंटिव भी यूज किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि अस्थमा आए नहीं। तो लॉन्ग टर्म थेरेपी में मोंटेल्यूकास्ट वगैरह जो है दिए जा सकते हैं, ताकि अस्थमा अटैक ट्रिगर ही ना हो। एक नोट करके लिखिएगा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस, अगर किसी को एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा हो, एस्पिरिन इंड्यूस्ड या फिर NSAID NSAIDs नॉन स्टीरोइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स इंड्यूस्ड अगर अस्थमा हो, तो उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस कौन होती है दोस्तों, ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट लाइक मोंटेल्यूकास्ट एंड जेफिल्यूकास्ट वहां पे हम लोग दे सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पॉइंट है, पूछा जाता है। एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा भी कहा जाता है, या फिर एस्पिरिन एक्साजर्बेटेड अस्थमा अटैक भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में लिखूं तो एस्पिरिन एक्साजर्बेटेड अस्थमा भी कहा जाता है, AEA के नाम से भी जाना जाता है। एस्पिरिन की वजह से अस्थमा ट्रिगर हो, उसे हम लोग एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा कहते हैं। उसमें ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट लाइक मोंटेल्यूकास्ट और जेफिल्यूकास्ट हम लोग दे सकते हैं दोस्तों। और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और बताता हूं। देखिए, इसको सैम्टर्स ट्रायड कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, सैम्टर्स ट्रायड। कुछ पेशेंट्स में देखने को मिलता है, यस, जैसे ही वो पेशेंट अस्थमा लेता एस्पिरिन लेता है, एस्पिरिन और NSAID। एक पेशेंट है जो कि एस्पिरिन से सेंसिटिविटी रखता है, तो उसको क्या देखने को मिलेगा, नेजल पॉलिप और अस्थमा ट्रिगर देखने को मिलेगा। और इस कंडीशन को हम लोग सैम्टर ट्रायड के नाम से जानते हैं। और सैम्टर ट्रायड की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है दोस्तों, वो है ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ कैटेगरी विच इज मास्ट सेल स्टेबलाइजर। तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर, जैसा कि मैंने पार्ट फर्स्ट में भी बताया था, दे आर ओनली यूज्ड एज प्रोफाइलेक्टिक। ठीक है, इनको कभी भी थेराप्यूटिक यूज नहीं करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं करते, ओनली प्रोफाइलेक्सिस, बचाव के लिए ही यूज किया जाता है। दे कैन नेवर बी यूज्ड एज प्रोफाइलेक्टिक। ठीक है, ओनली यूज्ड, दे कैन ओनली यूज्ड एज प्रोफाइलेक्टिक, दे कैन नेवर बी यूज्ड एज थेराप्यूटिक। ठीक है, थेराप्यूटिक की तरह कभी भी यूज नहीं करेंगे, ओनली हम इनको प्रोफाइलेक्टिक की तरह यूज करेंगे। आगे बात करता हूं इसके एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स में आता है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, जिसे क्रोमोलिन सोडियम के नाम से भी जाना जाता है, क्रोमोलिन सोडियम के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड एग्जांपल इसमें आता है दोस्तों कीटोटिफेन, ठीक है, कीटोटिफेन। तो दो मेडिसिन आ जाती है इसके अंदर, क्रोमोलिन सोडियम और दूसरा कीटोटिफेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, और ये केवल और केवल प्रोफाइलेक्टिक की तरह यूज करती है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कैसे ये काम करती है, तो यस दोस्तों, ये मास्ट सेल को क्या करती है दोस्तों, इनहिबिट करती है। मास्ट सेल को इनहिबिट करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, यस, इनहिबिट हिस्टामिन रिलीज इनहिबिट हो जाएगा। और हिस्टामिन रिलीज इनहिबिट होगा तो क्या होगा डियर दोस्तों, यस, डिक्रीज एलर्जिक रिस्पॉन्स को ये इनहिबिट करती है। बट जब एक बार अस्थमा अटैक ट्रिगर हो गया तब ये वर्क नहीं करेगी। इसलिए हमेशा मास्ट सेल स्टेबलाइजर को एज ए प्रोफाइलेक्टिक यूज करते हैं, ताकि अस्थमा अटैक आए ही नहीं, एलर्जिक रिस्पॉन्स ट्रिगर ही ना हो। जब एलर्जी ट्रिगर ही नहीं होगी तो अस्थमा आएगा नहीं, चाहे डस्ट के संपर्क में भी आ जाएगा ना पेशेंट, तो भी वहां पे अस्थमा नहीं आएगा। तो क्रोमोलिन सोडियम क्रोमोग्लाइकोलेट वगैरह है, एज ए नेजल ड्रॉप और
इस तरीके से भी इसको नेबुलाइज के तरीके से भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा एज ए प्रोफाइलेक्टिक। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों एंटी आईजीई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, और इसके अंदर आती है एमालिजुमेब। क्वेश्चन पॉइंट आता है कि कौन सी एंटी आईजी जो है एज ए अस्थमा ट्रीटमेंट यूज करते हैं, तो आपको एग्जांपल याद रखना है ओमालिजुमेब। इसमें एमएबी वर्ड वाली जो भी मेडिसिन होती है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है, एम फॉर मोनोक्लोनल, ए बी फॉर एंटीबॉडी, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एमएबी। लाइक आप लोगों ने सुना होगा टोसिलिजुमेब नाम सुना होगा, ठीक है, तो वो भी एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, बट एंटी अस्थमेटिक यूज नहीं करते, एंटी अस्थमेटिक में ओमालिजुमेब को ही यूज किया जाता है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है दोस्तों, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, दे बाइंड यस आईजीई एंटीबॉडी, और आईजीई जो एंटीबॉडी होती है वो एलर्जी की एंटीबॉडी है, तो इससे क्या हो जाएगा, यस इनहिबिट एलर्जिक रिस्पॉन्स, एलर्जिक रिस्पॉन्स जो है दोस्तों वो कम हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ लिया है एंटी अस्थमेटिक का, ठीक है दोस्तों। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि निकल करके आते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 से, जिनका हमें पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइक रेस्क्यू ड्रग या एक्यूट अस्थमा की ड्रग ऑफ चॉइस, एक्यूट अस्थमा अटैक की ड्रग ऑफ, तो ये स्पेलिंग गलत हो गई, एक्यूट सही कर लीजिएगा, एक्यूट अटैक या अस्थमा अटैक आ जाए तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, तो याद रखिएगा आंसर क्या देंगे आप दो लोग दोस्तों, सालब्यूटामोल, जिसे अल्ब्यूटरोल भी कहा जाता है, जो कि एक शॉर्ट एक्टिंग बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होती है, याद रखिए। दूसरा, अगर स्टेटस अस्थमेटिकस हो जाए, अब देखिए इसका क्या मतलब है, अस्थमा अटैक अगर लगातार बना हुआ है तो उसे स्टेटस अस्थमेटिकस कहा जाता है, ठीक है, आधे घंटे से भी ज्यादा अस्थमा अटैक बना हुआ है, दैट इज नोन एज स्टेटस अस्थमेटिकस। और एक ये इमरजेंसी कंडीशन है दोस्तों, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्लस सालब्यूटामोल प्लस यस हाइड्रोकोर्टिसोन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन चलाया जाता है, जिसमें हाइड्रोकोर्टिसोन जो है इंट्रावीनस होगी, सालब्यूटामोल है वो इनहेलेशन होगी, और ऑक्सीजन तो देते ही हम लोग थेरेपी, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों का कॉम्बिनेशन इसके अंदर दिया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा, तो यहाँ पे क्या देंगे दोस्तों, यहाँ पे मोंटेल्यूकास्ट यहाँ पे देंगे, जो कि किस कैटेगरी के अंदर आता है, ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में आता है। सीओपीडी में बेटर रिस्पॉन्स के लिए कौन सी मेडिसिन देंगे, पार्ट 1 में मैंने आपको पढ़ाया था, दैट इज एंटीकोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक, और कौन सी एंटीकोलिनर्जिक, इप्राट्रोपियम यहाँ पे देंगे। ओनली यूज्ड एज प्रोफाइलेक्टिक, कौन सी एंटी एस्थमेटिक है जो कि केवल और केवल प्रोफाइलेक्टिक यूज में यूज की जाती है, तो दीज आर यस, कौन सी होती है दोस्तों, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था, क्रोमोलिन सोडियम, जो कि मास्ट सेल स्टेबलाइजर थी, कौन सी मेडिसिन थी, मास्ट सेल स्टेबलाइजर थी। एंड लास्ट, थियोफाइलिन का थेरेप्यूटिक लेवल कितना होता है, तो थियोफाइलिन एमिनोफाइलिन लेते हैं तो क्या अवॉइड करना है, टी, कॉफी, कोला एंड चॉकलेट अवॉइड करना है, ठीक है, मैंने बताया था आप लोगों को, क्यों, क्योंकि उनमें जेंथिन रिंग पाई जाती है, अगर वो लिया साथ में और साथ में ये मेडिसिन भी ले रहे हैं तो टॉक्सिसिटी कोज हो जाएगी, टॉक्सिसिटी कोज हो जाएगी तो सीरम लेवल है वो 20 से ज़्यादा हो जाएगा, थेरेप्यूटिक लेवल कितना था, लेस देन 10 माइक्रोग्राम पर ml, टॉक्सिक लेवल कितना था, 20 माइक्रोग्राम पर ml से ज़्यादा। अगर टॉक्सिसिटी हो जाए तो क्या सिम्टम्स आते हैं, फर्स्ट साइन रेस्टलेसनेस होता है, इसके अलावा टैकीकार्डिया भी देखने को मिलेगा। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन पॉइंट बनते हैं, जो कि हर एक क्वेश्चन पॉइंट मैंने इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन सेशन की तरफ, जो भी हम लोगों ने पार्ट 1 सेकंड के अंदर पढ़ा है। पहला क्वेश्चन दोस्तों, विच ड्रग इज यूज्ड एज रेस्क्यू इनहेलर, रेस्क्यू इनहेलर किसे कहेंगे, तो रेस्क्यू का मतलब होता है इमरजेंसी, इमरजेंसी में ट्रीट करना, तो इमरजेंसी में कौन सी देते हैं दोस्तों, सालब्यूटामोल,
यस और नो? इसी को हम लोग एल्ब्यूट्रोल भी कहते हैं। साल्ब्यूटामोल या एल्ब्यूट्रोल को यहाँ पे एज ए रेस्क्यू इनहेलर के नाम से जाना जाता है अस्थमा अटैक के अंदर। नेक्स्ट, राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन, मोंटेल्यूकास्ट इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन विच टाइप ऑफ अस्थमा? तो मोंटेल्यूकास्ट कैसी मेडिसिन है? ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। तो इसको हम लोग एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा या फिर एनएसएआईडीज, एनएसएआईडीएस नॉन स्टीरोइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स इंड्यूस्ड अस्थमा के अंदर यूज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ एनएसएआईडीज क्या करती है। तो ये क्या करती है दोस्तों, कॉक्स इनहिबिटर होती है। ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, एनएसएआईडीज पढ़ लीजिएगा। कॉक्स इनहिबिटर होती है और कॉक्स इनहिबिट होगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन भी इनहिबिट होगा दोस्तों, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट होने की वजह से ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राइट आंसर हो गया अपने पास में बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट इफेक्टिव इन एक्यूट अस्थमा अटैक? इनमें से कौन सी ड्रग है जो कि एक्यूट अस्थमा अटैक में इफेक्टिव नहीं है? तो साल्ब्यूटामोल इफेक्टिव है, एमिनोफाइलिन थियोफाइलिन इफेक्टिव है, टर्ब्यूटलिन भी इफेक्टिव है। कौन सी इफेक्टिव नहीं है? क्रोमोलिन सोडियम इफेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ओनली यूज्ड एज ओनली प्रोफाइलेक्टिक, ओनली प्रोफाइलेक्टिक यूज। यस दोस्तों, केवल बचाव के लिए यूज करते हैं, अस्थमा अटैक आने पे इफेक्टिव नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट, तो राइट आंसर सी। यस, थियोफाइलिन एक्ट बाय विच मैकेनिज्म? थियोफाइलिन एमिनोफाइलिन कैसे काम करती है? तो पार्ट फर्स्ट में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि थियोफाइलिन एमिनोफाइलिन क्या करती है, फोस्फोडाइस्ट्रेज को इनहिबिट करती है, और फोस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिट होगा तो सीएमपी का लेवल बढ़ेगा, सीएएमपी का लेवल बढ़ेगा तो एपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ेगा, और एपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ेगा तो सिंपैथेटिक रिस्पांस ट्रिगर होगा, और सिंपैथेटिक रिस्पांस ट्रिगर होगा तो ब्रोंको डायलेशन होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इनहिबिशन ऑफ 5 फोस्फोडाइएस्टरेज, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट आंसर इज बी। विच मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इज यूज्ड इन सीवियर रिफ्रैक्टरी अस्थमा? सीवियर रिफ्रैक्टरी अस्थमा में कौन सी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज करते हैं? एक ही एग्जांपल बताया था मैंने, सभी के सभी जिसमें भी एमए भी आती है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, लेकिन कौन सी यूज करेंगे रिफ्रैक्टरी अस्थमा में? ओमालिजुमेब जो है हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मोंटेल्यूकास्ट इज ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट प्राइमरीली यूज्ड इन अस्थमा 2। प्राइमरीली कब काम करते हैं? डायलेट ब्रोंक्योल्स। क्या ब्रोंक्योल्स को डायलेट करने के लिए यूज करते हैं? नहीं, ब्रोंक्योल्स को डायलेट करने के लिए तो 3 कैटेगरी बताई थी मैंने आप लोगों को, बीटा एगोनिस्ट, दूसरा मिथाइल जेंथिस, और तीसरा एंटी कोलिनर्जिक्स। दूसरा रिड्यूस म्यूकस प्रोडक्शन, तो म्यूकस प्रोडक्शन को रिड्यूस नहीं करती है दोस्तों। ठीक है, तीसरा प्रिवेंट ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, इसके लिए ये यूज करते हैं, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन या फिर ब्रोंको स्पाज्म को प्रिवेंट करने के लिए मोंटेल्यूकास्ट और जेफिल्यूकास्ट को यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, मास्ट सेल डिग्रेडेशन इनहिबिट करना कोई फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड? इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड पफ के द्वारा जो दी जाती है, उनका कॉमन साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट क्या है? हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोकैलेमिया, ओरल थ्रस या फिर हाइपोटेंशन। अगर आपने ये लेक्चर अच्छे से देखे हैं तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होना चाहिए इन चारों में से, तो जरूर कमेंट करिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी आपकी डाउट है, क्वेरी है, कमेंट कीजिएगा, उसका मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।